जो उनके फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं अगर ऐसी होती हैं तो उस मेंबर की सदस्यता चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है किसी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी जितने साल की सजा हुई, जैसे लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है, तो 5 और 6 11 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है कि उनके नेता वापस लौट आया। अब कांग्रेस का उत्साह बढ़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। 2024 के चुनाव तैयारियां बड़ी जोरों से होंगी और अपोजिशन को भी एक राहत मिल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसको हम खड़ा करें, तो आप राहुल गांधी को खड़ा कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी बहुत खुश है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जब मैदान में होते तो बीजेपी को बहुत फायदा होता है, क्योंकि क्योंकि लोग राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते, इसलिए बीजेपी को इसका बहुत बेनिफिट होता है। तो अब इसका जो भी बेनिफिट होगा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल को और कांग्रेस को और अपोजिशन को, जो इंडिया दल बना है, उसको बड़ी राहत मिली है कि अब कम से कम उनका एक लीडर जो डिसक्वालीफाई था वो कम से कम फिलहाल के लिए रुक गया है। अब जब सूरत की जो सेशन कोर्ट है वो जब उनकी अपील पर फाइनल डिसीजन देगा तो उसके बाद फिर तय होगा कि इनको क्या उनकी सज़ा उनको माफ़ कर दी गई। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं, आज जो मनु सिंघवी ने उनका केस लड़ा तो मनु सिंघवी ने कहा कि उनका जो इंटेंट है अपमान करने का नहीं था। उन्होंने, चूँकि राजनेता ऐसा भाषण देते हैं और देते देते उन्होंने क्या भाषण दिया ये नहीं सोचते या दोबारा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर नेता ऐसे कुछ बोलेगा तो आप सभी नेताओं को जेल में डाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा किसको याद रहता है कि उन्होंने कल क्या कहा, और किसको नेता को क्या पता उन्होंने कल की बैठक में कौन सा भाषण दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के आज का जो डिसीजन हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि अधिकतम 2 साल की सजा कैसे मिल सकती है, और मनु सिंघवी ने भी यही कहा कि अधिकतम दो साल की सजा। और उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया, IPC 171 के तहत उन्होंने एक और केस जोड़ दिया कि इन्होंने पूरे समाज के इन्होंने अपने दूसरे कैंडिडेट यानी काउंटर कैंडिडेट के बारे में इन्होंने अपमान किया, तो इसलिए इनको इसका भी जो है दोषी माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बात तो समझ गया कि कुछ खेल है, कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। अब फाइनल डिसीजन जब आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल उनको राहत मिल गई है। तो इस राहत मिलने का मतलब सीधे सीधे बात है कि इससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ेगा। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दलील को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है उसको करो, सर्वे में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तोड़ फोड़ कोई खुदाई नहीं होगी, सर्वे ऊपर ऊपर से सर्वे करेंगे, अंदर जहाँ तक उनके हाथ जाते हैं, पाँव जाते हैं, जहाँ तक उनकी नज़र जाती है वो सर्वे करे और उसके बेस पे मोटा मोटा रिपोर्ट दे दे। तो उन्होंने ASI ने कहा कि वो सर्वे करेंगे, लेकिन उनको 4 हफ्ते का समय चाहिए, क्योंकि वो मामूली केस नहीं है, एक ऐतिहासिक केस है ये, और इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। और कल उन्होंने ASI ने वैसे नक्शा तो उसका पूरा उतार दिया, आज दिन भर उन्होंने वहाँ दौरा किया, तो उन्होंने नक्शा बना दिया। अब उसके अंदर की जो चीज़ें जैसे शिवलिंग है, त्रिशूल है, वहाँ दीवारों पर जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने आज स्टडी की है। तो अब उसकी जो भी फाइनल रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन होगा कि वहाँ मस्जिद है या मंदिर था। गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 2020 से उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। 2000 अब 3 साल हो गया, अब 1 साल हो गया, 4 साल। तो ये मुझे लगता है कि जो दूसरे IAS ऑफिसर हैं उनका अधिकार हनन होगा,
और कल ही जो कैबिनेट सचिव हैं जो राजीव गौबा, उनको भी 1 साल का कार्यकाल उनका बढ़ाया गया। ये भी मुझे लगता है कि अनुचित है। और योगी सरकार के कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। टाइटलर को अग्रिम जमानत मिल गई है, उन पर 1984 का केस चल रहा है। मित्रों, आज बड़ा अच्छा काम किया हरियाणा सरकार ने कि जो नूह में जो रोहिंग्याओं ने जगह जगह कब्जे कर लिए थे, घर बना लिए थे, मकान बना लिए थे, आज वह बुलडोजर ले जाके उन सबको तोड़ दिया गया। और उस वहीं मंदिर के पास ही उन्होंने जो परसों कत्लेआम हुआ था मेवात में, वो सारे रोहिंग्या थे। तो ये काम अच्छा हो गया। मित्रों, प्रधानमंत्री कल 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। 24,470 करोड़ रुपए की योजना है। तो इसमें एक नया कीर्तिमान बनेगा कि एक साथ इतने सारे स्टेशनों का उद्घाटन करना, उनका शिलान्यास करना। मित्रों, फिरोजाबाद में एक अजीबो गरीब घटना घटी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर जांच करके आ रहे थे और उनको जनपद उरांव की चांदपुरा चौकी पर तैनात दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा की बृहस्पतिवार की रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय दिनेश कुमार मिश्रा दहेज हत्या की विवेचना करने के लिए धीरज शर्मा के साथ पुलिस चौकी लौट रहे थे और वहीं उन लोगों ने उस पर गोलियां चला दी और मार दी। कितना देखिए कितना बड़ा साहस है। योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस को गोली, और वो भी ड्यूटी पर। इससे पहले आपको याद हो कि एक विकास दुबे नाम का एक दादा था, उसने भी 8 पुलिस वालों को मार डाला था। तो विकास दुबे का 3 दिन के अंदर ही इनकाउंटर हो गया था, उसका घर उजाड़ के सब बराबर हो गया था। तो अब देखते हैं कि कल तक इनका योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, ये जिंदा भी रहते हैं या ऐसे घूमते रहेंगे। और मित्रों, इसके अलावा मणिपुर में भीड़ ने पुलिस शस्त्रागार से लूटे हथियार और कारतूस फिर लूट लिए उन्होंने। जब दंगे हुए तब भी लूटे थे 6 लाख कारतूस, और कल भी उन्होंने फिर लूट दिए। और अब मणिपुर में स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई है स्थिति। उत्तराखंड में गौरीकुंड में बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। अचानक वहां बादल फटने से बहुत भयानक बाढ़ की स्थिति हो गई और वहां सारे जो गौरीकुंड मंदिर के आसपास जो स्ट्रक्चर थे वो बह गए और उसमें 20 लोग दब गए हैं। तो अभी तो खबर ये थी कि लगभग 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है। अब उसमें एक्चुअल तब पता लगेगा जब पुलिस उसकी पूरी इंक्वायरी करेगी, देखेगी कि कितने लोग मरे हैं, कितना जिंदा है। मित्रों, कल का दिन यानी 5 अगस्त का दिन देश के लिए बहुत खुशखबरी का दिन होगा, क्योंकि चांद जो हमारा चंद्रयान 3 उपग्रह है वो चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा और फिर 23 अगस्त को वो चंद्रमा पर उतरेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारा जो चांद का पृथ्वी का जो सर्किल था वो पूरा हो गया और अब वो चांद की अक्षांश यानी चांद के जो ऑर्बिट है वहां प्रवेश कर जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।